नमस्कार मित्रों, गोलचक्र की YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन इकोनॉमी का क्लास बाबू रेगुलर चल रहा है। आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में बैंकिंग का क्लास पड़ा हुआ है। इतने समय बैंकिंग का टॉपिक चल रहा है। बैंकिंग टॉपिक हमने कई क्लास आपको डिलीवर कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में क्लास पड़ा हुआ है, जा करके उस क्लास को देखने के बाद ही एक क्लास आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। खैर, इतने समय मॉनेटरी पॉलिसी चल रहा है और मॉनेटरी पॉलिसी में कई सारे सेगमेंट हमने खत्म कर दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई के द्वारा ये मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए और सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाती है। और यहां पर मॉनेटरी जो पॉलिसी है इसमें दो प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, एक मात्रात्मक उपकरण और दूसरा गुणात्मक उपकरण का प्रयोग किया जाता है आरबीआई के द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत आता है, तो जितने भी रेट हैं ये सब बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद एसएलआर, सीआरआर, ये सब सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, तो मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत आती हैं। ऐसे जब आप गुणात्मक उपकरण में जाओगे तो गुणात्मक उपकरण में आपको सीमांत आवश्यकता आपको दिखाई पड़ेगी, साख की राशनिंग आपको दिखाई पड़ेगी, नैतिक प्रभाव और उपभोक्ता ऋण विनियमन, ये सब सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण दोनों में कौन कौन से सेगमेंट शामिल हैं, तो इसको आप आसानी से बता ले जाओगे। ए, बैंक दर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है, वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है, खुले बाजार की क्रिया क्या होती है, सारा कुछ पूरा डिटेल से पिछले क्लास में चलाया जा चुका है। बस आप इतना ही समझिएगा कि ये जो मात्रात्मक उपकरण है इसमें टोटल दरें हैं और अगर इन दरों को हम बढ़ा देते हैं तो ऋण क्या हो जाएंगे, सीधी सी बात है कि ऋण क्या हो जाएंगे बाबू, महंगे हो जाएंगे। और जब ऋण महंगे हो जाएंगे तो हम आप ऋण की लेने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई अगर ऋण महंगे होंगे, ज्यादा ब्याज दर होगी तो कौन ऋण लेगा, कोई नहीं ऋण लेगा, बहुत कम लोग ऋण लेंगे। ऐसे में क्या है कि हमारे आपके पास जो तरलता आनी चाहिए, मतलब कि जो धन आना चाहिए वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हम मांग क्या करेंगे, कम करेंगे, मतलब वस्तुओं एवं सेवाओं की डिमांड हम कम कर देंगे। और जब मांग कम कर देंगे तो जो महंगाई थी, क्या बाबू, जो महंगाई थी वो क्या हो जाएगी, अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, मतलब कि मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो एक कुछ जो है मात्रात्मक उपकरणों का प्रयोग करके और गुणात्मक उपकरणों का प्रयोग करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का काम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाए जाने का काम, मतलब कि मंदी से उभार करके इकोनॉमिक ग्रोथ करने का काम जो है इन उपकरणों के माध्यम से किया जाता था। चलें आगे। अब आज जो है इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे और इसके बाद एक हम फैक्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है चल निधि समायोजन सुविधा, जिसको हम एलएएफ कहते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसको लेकर के बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्या है, किस समिति की अनुशंसा पर लाया गया है ना। तो इसको हम तरलता या फिर कह सकते हैं कि चल निधि समायोजन सुविधा, क्या कह सकते हैं, चल निधि समायोजन सुविधा। एकदम जैसे मैंने ड्राफ्टिंग किया है उसी प्रकार आपको ड्राफ्टिंग करनी है ताकि आपका एक भी कंटेंट छूटे ना और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अनर्गल अनावश्यक कंटेंट मैं नहीं लिया हूं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। अब यहां पर जो तरलता या चल निधि समायोजन सुविधा है, जिसको हम एलएएफ शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है ना। इसको किस समिति की सिफारिश पर लाया गया, तो एक समिति गठित की गई थी 1998 में, जिसका नाम है नरसिम्हा समिति, नरसिम्हन समिति, है ना। कौन सी समिति, नरसिम्हन समिति। और इसी नरसिम्हन समिति के सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2000 में एलएएफ, मतलब कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को जो है अपनाया गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कब अपनाया गया, तो आपने बताना है कि साहब ये वर्ष 2000 में इसको अपनाया गया। ठीक है ना, वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 में इसको क्या किया गया, अपनाया गया। किस समिति की अनुशंसा पर, तो नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पर इसको अपनाया जाता है। इतनी बातें क्लियर। इसका कार्य क्या है, तो इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है यह आरबीआई के द्वारा वित्तीय बाजार में अल्पकालीन लेन देन। अच्छा, जब अल्पकालीन लेन देन होता है तो दिमाग में केवल यही आता है कि एक तो रेपो रेट और दूसरा रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, हमने बताया था कि जब आरबीआई क्या करे कि कम समय के लिए या अल्पकाल के लिए, अल्पकालीन टाइम के लिए वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दे और जिस दर पर ऋण देती है उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब अल्पकाल के लिए आरबीआई क्या करती है, वाणिज्यिक बैंकों से खुद ऋण ले लेती है।
आरबीआई क्या करती है, वाणिज्यिक बैंकों से खुद ऋण ले लेती है अल्पकाल के लिए, और जिस दर पर लेती है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये जो है आरआर और ट्रिपल आर मतलब कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के लिए जो है ये उपयोग में लाया जाता है आरबीआई के द्वारा ये वित्तीय बाजार में। मतलब कि ये अल्पकालीन लेनदेन को विनियमित करने के लिए ये एक प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है एलएएफ। इतनी बातें क्लियर? अब समझना जरा, इसका जो प्रयोग है, प्रयोग वो जो है तरलता और ब्याज दरों को विनियमित करने के लिए किया जाता है। तो क्या तरलता और ब्याज दरों को विनियमित करने के लिए किया जाता है, इसका नाम क्या है, तरलता या चल निधि समायोजन सुविधा एलएएफ। ठीक है, कब लाया गया? तो 2000 में लाया गया। बाकी ये सब सारी चीजें हमने आपको पूरा डिटेल से बताया। चलें आगे। अब यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, सीमांत स्थायी सुविधा। इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है एमएससीएफ को। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसका पूरा नाम है। क्या है नाम? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एमएससीएफ कहते हैं, और इसको हम सीमांत स्थायी सुविधा भी कहते हैं। इसकी अवधारणा कब आई? तो इसकी जो अवधारणा है ये वर्ष 2011 में आई। कब आई बाबू? तो आपने बताना है कि वर्ष 2011 में आई। एक क्या है, तो एक प्रकार का, यह भी एक प्रकार का रेट है, एक प्रकार की दर है। तो एमएसएफ वह दर है या वह ब्याज दर है जिसके आधार पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अपने शुद्ध जमा का 1% रात भर के लिए क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आई? नहीं समझ में आई? जैसे ये वाणिज्यिक बैंक है ना, ये वाणिज्यिक बैंक है। अब इन वाणिज्यिक बैंकों, मान लीजिए वाणिज्यिक बैंक बीओबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, और बैंक ऑफ बड़ौदा का टोटल जो है शुद्ध जमा कितना है, 100 रुपया है। 100 रुपया इसको मानिए कितना है, यहां पर कह रहा है शुद्ध जमा, मतलब कि एनडीटीएल ये जो कितना है टोटल 100 रुपया है। अब इस 100 का 1% कितना हो जाएगा, 1 रुपया। कुल मिला जुला करके मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये जो 1 रुपया आरबीआई के द्वारा, आरबीआई से 1 रुपया रात भर के लिए जब वाणिज्यिक बैंक ऋण लेता है, ये वाणिज्यिक बैंक किसके पास जाएगा ऋण लेने के लिए, आरबीआई के पास, अपने कुल शुद्ध जमा का, और शुद्ध जमा कितना है, 100 रुपया है, अपने शुद्ध जमा का 1%, और 1% कितना हो जाएगा, 1 रुपया। मतलब कि एक रात के लिए आरबीआई से वाणिज्यिक बैंक जब 1% अपने कुल शुद्ध जमा का 1% ऋण लेने के लिए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एमएससीएफ कहते हैं। क्या बातें क्लियर हुई? मतलब कि एमएसएफ मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वह ब्याज दर है जिसके आधार पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अपने शुद्ध जमा का, मतलब कि एनडीटीएल का 1% रात भर ब्याज के लिए, रात भर के लिए ऋण ले सकते हैं। तो क्लियर? अगर मैं पूछूं कि केवल एक दिन के लिए या रात भर के लिए ऋण लिया जाता है एमएसएफ के द्वारा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के द्वारा। क्लियर? अब यहां पर देखना जरा, इसकी सुविधा एक दिन के भीतर होने वाले उतार चढ़ाव को रोकने के लिए किया जाता है। मतलब इसकी सुविधा हमको मिल रही है, इसका प्रयोग हम कब करते हैं कि एक दिन के भीतर जो उतार चढ़ाव इकोनॉमी में होता है उसके स्तर पर जो है उसको मैनेज करने के लिए, प्रबंधित करने के लिए एमएससीएफ का प्रयोग करते हैं। तो अभी अभी आपने क्या देखा, अभी आपने जो है तरलता समायोजित सुविधा देखा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम जो है तरलता समायोजन सुविधा, जिसको हम एलएएफ कहते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो, क्या नाम है, फैसिलिटी। उसके बाद आपने क्या देखा, यहां पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आपने देखा, एमएससीएफ आपने देखा। ठीक है ना? फिर इसके बाद जो है आप आइए एक और जो है रेट पर, जिसका नाम है प्रधान उधार दर। क्या नाम है? प्रधान उधार दर। इसको हम प्राइम लेंडिंग रेट कहते हैं, पीएलआर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम लेंडिंग रेट, या इसको हम पीएलआर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं, अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं। जैसे वाणिज्यिक बैंक हो गया, बीओबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा या यूनियन बैंक है, जब आपको जिस दर पर ऋण दे उसी को हम क्या कहते हैं, प्रधान उधार दर कहते हैं, या इसको प्राइम लेंडिंग रेट कहते हैं। क्लियर? मतलब कि ये जो वाणिज्यिक बैंक है अपने ग्राहकों को जिस दर पर क्या दें, ऋण दें, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रधान उधार दर कहते हैं। क्लियर? अब ये जो प्रधान उधार दर है, यह प्रधान उधार दर एक सीमा मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे प्रधान जो उधार दर है वाणिज्यिक बैंक अपने जो है ग्राहकों को देंगे, लेकिन एक आपको और रेट याद करना है जिसका नाम है आधार दर। क्या नाम है? आधार दर। इसको हम बेस रेट कह रहे हैं। इसको दीपक मोहंती समिति के अनुशंसा पर या सिफारिशों के आधार पर लाया गया था। एकदम ध्यान सुनिए,
जो आधार दर है, ये प्रधान उधार दर क्या होती है कि जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण दे देते हैं उसको हम प्रधान उधार दर कहते हैं। लेकिन यहां पर आधार दर है, आधार दर वह दर होता है जिस दर से नीचे वाणिज्यिक बैंक उधार देते ही नहीं है। मतलब कि उनकी कसम रहती है कि 4.5% से नीचे हम उधार देंगे ही नहीं, ऋण देंगे ही नहीं, तो इसको हम बेस रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस रेट कहते हैं। और ये जो है दीपक मोहंती समिति की अनुशंसा पर कब लागू किया गया था? 2010 में लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2010 में इसको लागू किया गया था। बैंक जिस दर के नीचे अपने प्रधान उधार दर को नहीं देते, मतलब कि ये जो प्रधान उधार दर है जिसको जो है वो ऋण दे रहे हैं जिस दर पर, और एक सीमा बना दे रहे हैं कि इस दर से नीचे हम देंगे ही नहीं, उसको जो है क्या कहा जा रहा है? आधार दर। और कहे जिस दर पर वो दे रहे हैं उसको प्रधान उधार दर। एक बार यहां पर समझिए, यहां पर मतलब कि एक चीज अगर आप देखें, ए वाली लाइन जो सबसे नीचे वाली लाइन है ये आधार दर है, और यहां पर हमने लिखा है 4.5%, और 4.5% एक सीमा है कि इससे नीचे देंगे ही नहीं, तो इसको क्या बोला जाएगा? आधार दर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बाबू? आधार दर बोला जाएगा। लेकिन हम इससे ऊपर ही देंगे, इससे ऊपर ही देंगे, इससे नीचे नहीं आएंगे। तो जो एक अंतिम सीमा है उसको आधार दर, और जब इससे ऊपर हम किसी भी रेट पर दे दें ऋण को तो उसको प्रधान उधार दर कहते हैं। ठीक है ना? जैसे 5%, 6% पर वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं? ऋण देते हैं, उसको हम प्रधान उधार दर। लेकिन जिस दर से नीचे हम दे ही नहीं सकते हैं उसको हम आधार दर कहते हैं। क्लियर हुआ? दीपक मोहंती समिति की अनुशंसा पर वर्ष 2010 में इसको लाया गया था। क्या यहां तक क्लियर? अच्छा, एक चीज और भी समझना, ये जो प्रधान उधार दर है हर बैंकों की अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है? इसलिए हर बैंकों की जो ऑपरेशन लागत होती है वो अलग अलग होती है। कोई शहर में है, कोई ग्रामीण क्षेत्र में, कोई एकदम इतना पिछड़े क्षेत्रों में है, या फिर कोई जो है हाईटेक सिटियों में है। तो ऐसे में इनकी लागत, इनका जो है ऑपरेशनल लागत अलग अलग होती है बैंकों की, है ना? तो उस हिसाब से एक क्या करते हैं? अपने आधार दर को तय करते हैं। क्लियर इतनी बातें? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अलग अलग बैंकों की जो आधार दर होती है एक क्या होती है? अलग अलग हो सकती है। क्लियर? फिर यहां पर नोट में हमने क्या लिखा है? 2010 के बाद बैंक अपना आधार दर खुद निश्चित करते हैं। अगर आपसे पूछे कि जो है आधार दर कौन निश्चित करता है कि इस सीमा के नीचे हम ऋण ही नहीं देंगे, ये जो है वाणिज्यिक बैंक खुद ये जो है तय करते हैं। कब से? 2010 के बाद से। क्लियर इतनी बातें? चलिए आगे। अब यहां पर कह रहा है कि भाई ऑपरेशनल लागत अलग अलग होती है, इसलिए हर वाणिज्यिक बैंक अपना आधार दर अलग अलग जो है रखते हैं। अब यहां पर देखना जरा, नेक्स्ट है एमसीएलआर। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसको हम सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर कहते हैं। क्या? सीमांत निधि लागत पर उधारित, सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट कहते हैं। इसको हम एमसीएलआर कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या? एमसीएलआर। ठीक है? वर्ष 2010 में जारी आधार दर के स्थान पर 1 अप्रैल 2016 को एमसीएलआर लागू किया गया। तो अभी अभी मास्टर ने क्या बताया? एक आधार दर आपको बताया। क्या बताया बाबू? एक आधार दर आपको बताया। इस आधार दर से नीचे मतलब कि कोई वाणिज्यिक बैंक ऋण ही नहीं देंगे, और फिर इससे जो ऊपर दे रहे हैं, जिस दर पर दे रहे हैं उसको प्रधान उधार दर बताया गया। प्रधान उधार दर बताया गया, यही ना? तो यहां पर यह कह रहा है कि भैया ये जो आधार दर है, इसी आधार दर के स्थान पे एक कब लाया गया? 2016 में, 2010 में लाया गया आधार दर। अब कहा जा रहा है कि 2016 में एक और कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, एमसीएलआर का कॉन्सेप्ट। अब इस आधार दर को समाप्त करके अब क्या लागू कर दिया गया 2016 में? एमसीएलआर का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? तो वही कह रहा है कि इसको 1 अप्रैल 2016 को एमसीएलआर को लागू किया गया। किसके स्थान पर? आधार दर के स्थान पर। क्लियर? यहां पर देखिए, ब्याज दरों के निर्धारण में ये क्या करता है? मददगार होता है। फिर उसके बाद मौद्रिक नीति को लागू करने में प्रभावी होता है या प्रभावशाली होता है। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करने में प्रभावशाली। फिर उसके बाद एमसीएलआर क्या होता है? इस परिभाषा को आपको जानना पड़ेगा। एमसीएलआर, अब देखिए हमने आधार दर क्या देखा था कि जिस दर से नीचे वाणिज्यिक बैंक ऋण नहीं देते हैं उसको क्या कहते हैं? आधार दर कहते हैं। अब तो जो प्रधान उधार दर था, प्राइमरी लेंडिंग रेट, उसको समाप्त कर दिया गया, मतलब वो अप्रभावी इतने समय है, निष्क्रिय अवस्था में पड़ा हुआ है प्रधान उधार दर। अब क्या चल रहा है?
एमसीएलआर चल रहा है। क्या चल रहा है? एमसीएलआर चल रहा है। एमसीएलआर वह न्यूनतम दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को क्या देते हैं? ऋण देते हैं। जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को क्या देते हैं? ऋण देते हैं। अभी समझना जरा। फिर अब क्या किया गया? वर्ष 2019 में, वर्ष 2019 में यहां पर देखिए जरा, अक्टूबर 2019 में जनक राज्य समिति की अनुशंसा पर या सिफारिशों के आधार पर एमसीएलआर के स्थान पर एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट लागू कर दिया गया। मतलब अभी क्या था? पहले कि 2010 में आधार दर लाया गया, फिर उसके बाद 2016 में एमसीएलआर लाया गया। अब कहा जा रहा है कि इस एमसीएलआर के स्थान पर एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट लागू अब कर दिया जाएगा अक्टूबर 2019 से। अब यहां पर एक चीज आप देखें तो एक, अगर मैं आपसे ग्राफ दिखाऊं तो इस ग्राफ में आप कुछ चीजें बड़ा स्पष्ट तरीके से अपने आप को कंफ्यूजन अपने आप का दूर कर पाएंगे। पहले मास्टर ने आपको क्या बताया? प्रधान उधार दर बताया। क्या बताया? पीएलआर, मतलब कि प्राइम लेंडिंग रेट बताया आपको। जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं उसको प्रधान उधार दर कहते हैं। फिर मास्टर ने आपको बताया कि आधार दर, और इसका कॉन्सेप्ट कब लाया गया था? 2010 में इसका कॉन्सेप्ट लाया गया था आधार दर का। जिस दर से नीचे वाणिज्यिक बैंक उधार ही नहीं देते हैं उसको आधार दर कहा गया। फिर इसी के बाद बेस रेट, मतलब आधार दर के स्थान पर एक और दूसरा कॉन्सेप्ट लाया जाता है वर्ष 2016 में, जिसका नाम क्या है? एमसीएलआर। और एमसीएलआर आधार दर के स्थान पर जो है लाया गया। ठीक है ना? और फिर कहा जा रहा है कि भैया ये जो एमसीएलआर है इसके भी स्थान पर, इसको भी समाप्त करके अब एक दूसरा तीसरा कॉन्सेप्ट लाया गया है जिसको कहा जा रहा है एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। क्या कहा जा रहा है? एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट कहा जा रहा है। एक कब लाया गया? वर्ष 2019 में एमसीएलआर के स्थान पर इसको अब लाया गया। तो मुझे उम्मीद है कि इस ग्राफ को आप बना करके और ऐसे आप दर्शा देंगे ताकि अगर क्वेश्चंस आपके क्रोनोलॉजी वगैरह से पूछे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मतलब कि जो ये एमसीएलआर है और ये जो आपका एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट है, ये प्रधान आधार दर के निर्धारण में क्या होते हैं? मददगार होते हैं। ये जो प्रधान आधार दर है, उधार दर है, इसके निर्धारण में ज्यादा मददगार होते हैं। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब सारी चीजें समझ में आई होंगी। यहां पर 2-3 रेट और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक है टीजर रेट। हो सकता कि आपसे पूछ ले कि टीजर रेट क्या होता है ना? मतलब कि यहां पर कोई भी ऋण लेगा बाद में रोएगा। टीजर मतलब क्या होता है? आंसू होता है। और यहां पर क्या किया जाता है? जैसे नहीं कि कोई अपना काम कर ले उसके बाद जो है उसको धोखा दे दे, तो बैंक क्या करते हैं कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपने ब्याज दर को एकदम कम कर देते हैं। और जब ग्राहक ब्याज ले लेते हैं, ऋण ले लेते हैं ब्याज पर, तो ये बैंक वाले क्या करते हैं? धीरे धीरे उसको ब्याज दर को बढ़ा देते हैं। तो उनके बेचारों के आंसू आ जाते हैं। इसीलिए इसको टीजर रेट कहते हैं। ये अमेरिका के जो है महामंदी में इसका प्रयोग किया गया था 2008-9 में, जब महामंदी वहां पर आई थी। ठीक है ना? तो ये आपको जानना जरूरी है कि टीजर रेट क्या होता है। कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए शुरू में ली जाने वाली निम्न ब्याज दर, मतलब कि शुरू में एकदम ब्याज दर घटा करके लेंगे कि भैया आकर ले लीजिए, सारे लोग ले लेंगे। फिर उसके बाद ये अपनी ब्याज दर को क्या करेंगे? बाद में बढ़ा देंगे, और बढ़ा देंगे तो फिर बाद में इनके आंसू आएंगे। इसके लिए टीजर रेट कहा गया। ठीक है? तो अमेरिकी महामंदी में इसका प्रयोग किया गया था। फिर उसके बाद एक और है डीआरआई, जिसको हम डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम कहते हैं। विभेदात्मक ब्याज दर योजना, विभेदात्मक ब्याज दर योजना यहां पर लिख लीजिए। ठीक है ना? अब समझिए एक चीज और, डीआरआई क्या है, इसको कब लागू किया गया? प्रारंभ कब किया गया? 1972 में प्रारंभ किया गया था। बैंकों को यहां पर निर्देश दिया जाता है कि भैया अपने समग्र ऋण का, ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम क्या है? 1972 में लागू की गई। इस डेट को पूछा गया है। ठीक है? फिर उसके बाद बैंकों को इसमें निर्देश दिया जाता है कि जो आप ऋण देते हैं उसके कम से कम 1% निर्धन गरीबों और वंचितों को ऋण दें आप। तो यही कहा गया कि अपने समग्र ऋण का कम से कम कितना? 1% आप किसको ऋण दें? निर्धन गरीबों को। कितने परसेंट ब्याज पर? 4% ब्याज पर आप कम से कम अपने समग्र ऋण, मतलब कि जैसे आप जो है कितना ऋण देते हैं? 100 करोड़ रुपया ऋण आप देते हैं। कितना? 100 करोड़ रुपया। तो 1 करोड़ रुपया मिनिमम कितना? 1 करोड़ रुपया ये आप किनको दें?
तो निर्धन और गरीबों को आप दें। किनको दें? निर्धन और गरीबों को आप दें। और कितने परसेंट पर दें? तो 4% के आसपास ही आप दें। इसको क्या कहा जाता है? विभेदात्मक ब्याज दर कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर। आना जरा यहां पर, एक है बाजार स्थिरीकरण योजना, इसको हम मार्केट स्टेबिलिटी स्कीम कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्केट स्टेबिलिटी स्कीम कहते हैं। यह मौद्रिक प्रबंधन के लिए ये लाई गई थी। कब प्रारंभ की गई? 2004 में प्रारंभ की गई। जैसे विदेशों से हमारे पास क्या होती है? फंडिंग होती है। विदेशों से हमारे पास मुद्रा आती है, जिसको हम विदेशी मुद्रा, हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है वो विदेशों में जाकर के काम करके हमारे यहां पैसा भेजता है। तो जो डॉलर आता है, तो अचानक अगर मान लीजिए कि विदेशी मुद्रा आ गई, तो तरलता की मात्रा डर है कि बढ़ ना जाए मार्केट में, और तरलता की मात्रा बढ़ जाएगी तो लोगों के पास जो है पैसे ज्यादा होंगे, लोग डिमांड ज्यादा करने लगेंगे। ऐसे में महंगाई या मुद्रास्फीति का लेवल बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो इसी विदेशी मुद्रा की तरलता को कंट्रोल करने के लिए मार्केट स्टेबिलिटी स्कीम लाई गई। कब लाई गई? 2004 में। इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब विदेशी मुद्रा की तरलता के प्रबंधन के लिए एक बाजार स्थिरीकरण योजना 2004 में लाई गई थी। तो ये टोटल आपका जो है इकोनॉमी वाला सेगमेंट था बैंकिंग का। अब इसके बाद हम लोग अनुसूची बैंकों पर आएंगे, वाणिज्यिक बैंकों पर आएंगे, और एक एक बैंक पूरा डिटेल से, सहकारी बैंक वगैरह जितना भी होगा सारा कुछ जो है डिटेल से देखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपने मुझे सुना उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद।